दिल्ली में हुई एक घटना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई पर हमला हुआ। वो बात अलग है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबको पता है कि अब पंजाब में कार्रवाई हुई, हमला करने वाले से लेकर इस हमले को उकसाने वाले और नफरती चिंटुओं के खिलाफ। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में एक एफआईआर दर्ज हुई है, एक और राज्य में ऐसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इन नफरती चिंटुओं की जो जान है वो हलक में लाकर अटका दी है। हालत ये हो गई है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमें तो लगा था हल्के में निपट गए, दिल्ली वाली पुलिस ही तो है जो अमित शाह जी के अंडर में आती है। कार्रवाई क्या की, 2 घंटे अंदर बातचीत की, उसके बाद बीजेपी का नेता पहुंचा, उसने उनको अपने साथ बड़े आराम से टहलाते हुए ले गया। अब कुछ नहीं होना, अगली नफरत उगलनी है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब और बेंगलुरु में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इसी के साथ आपको दिखाऊंगा जो काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए वो काम बेंगलोर और पंजाब की पुलिस कर रही है, यानी राज्य राज्य का खेल है। तो बात आती है प्रदेश की। एक प्रदेश में कैसे सांसें फूल गई भारतीय जनता पार्टी की, परिवर्तन की बहार बह रही है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले ये तस्वीर, ये खबर लाइव लॉ की खबर है। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की किसके खिलाफ? जो एडवोकेट है राकेश किशोर, जिन्होंने बीआर गवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था। यह ताजा खबर है, बेंगलुरु पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। जबकि मैं खुलकर कहता हूं यह कार्रवाई होनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस में वैसे तो बहुत नैतिकता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कहता हूं पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आप ये आज भी इनको कोस दो तो कोस लो, कुछ भी कर लो, सिस्टम ऐसे नहीं होता। जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं उन्हें भी जवाब यही लोग देते हैं। इन्हें मालूम है कि अगर अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दिया तो यकीनन इस देश में दंगाई, इस देश में नफरती, इस देश का माहौल खराब करने वाले उत्पाती उपद्रवी फौरन ही उनकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। इस देश की पुलिस में बहुत ताकत है, यह बात सच है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाला ये नहीं चाहता, क्योंकि जवाब तो ये सारे के सारे देते तो ऊपर वाले को है, यानी अपने ऊपर से ऊपर बैठे हुए। अब सोचिए नरेंद्र मोदी साहब को कितनी दिक्कत थी, हर भारतीय क्रोधित तो था, लेकिन वो ये कह नहीं पाया अमित शाह से कि अमित शाह बाबू आपके अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस से कहिए पहली फुर्सत में इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नहीं, क्यों नहीं कीजिए? क्या वजह थी? क्यों अजीत भारती को छुड़ाने बीजेपी का नेता पहुंचा था? क्यों? ये संयोग है या प्रयोग है? ये सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। दरअसल क्या है ना, देश देख रहा है, उनको पता है ये सारे नफरती चिंटुओं का आका कौन है। अब ये खुली किताब हो गई है। खैर, इस पर जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं, प्रभाकर कुमार मिश्रा, घटना दिल्ली में घटी है, एफआईआर दूसरे राज्यों में हो रही है। सीजीआई पर हमला करने वाले वकील के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस पर रिट्वीट करते हुए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो क्या कहते हैं? दिल्ली में नफरती टोली के मसीहा है मोदी अंकल की सरकार है। सर, यहां कैसे कार्रवाई होगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी नफरती मोदी भक्तों के खिलाफ एफआईआर लिख ली है। ठीक है, उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा। यह बात यकीनन है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने लिखी नहीं लिखी, हो सकता है कि भाई उन्हें वाकई नैतिकता दिखी हो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है नैतिकता दिखी हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, नैतिकता दिखी हो। लेकिन ये नैतिकता की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर वाकई अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस अपना काम ढंग से कर देती। मैं फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस की गलती हो ही नहीं सकती। दिल्ली पुलिस कभी चाहकर ये कर ही नहीं सकती। दिल्ली पुलिस, आप यकीन मानकर चलिए, अभी इसी वक्त फ्री हैंड दे दो, बस तुम्हारा एक ही व्यक्ति है, तुम जिसको रिपोर्ट करोगे, सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, बस। और सीपी से कह दे हम भी आपसे पूछने वाले नहीं है, सिर्फ आपको देते हैं हम 7 दिन। सारे दंगाई, उत्पाती, मवाली, गुंडे सारे के सारे एक लाइन पर आ जाएंगे। मैं उनके अपराध करने वालों की नहीं कह रहा हूं, केवल ये जो बार बार माहौल खराब करने और भड़काऊ बयान देते हैं ना, चाहे वो किसी दल का नेता हो, ये सारे सटीक लाइन पर आएंगे, एक लाइन पर खड़े होकर कहेंगे सब सही रहे। ये लिख कर ले लीजिए, दिल्ली पुलिस के डंडे में इतनी ताकत है। कानून का राज स्थापित करना उन्हें अच्छे से आता है, लेकिन करें क्या जब कमानी ऊपर वाले के हाथ में है। अब आइए, यह भी खबर निकल कर आई, अजीत भारती ने लिखा था, आपको हमने दिखाया भी था, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा।
इस पर भी भाई बहुत उतरा रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं तो गया आराम से आ गया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बिगाड़ लिया क्या, कौन छुड़ा के लाया, बीजेपी का नेता ही ना, शिवम त्यागी ना, वही जो दिन रात ज्ञान बांटते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल पर बैठकर। और सीजीआई पर हुए हमले पर वो भी दुख प्रकट कर रहे थे कि मोदी जी दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं। सोचिए, गंदगी उगलने वाले व्यक्ति को छुड़ाकर भी शिवम त्यागी लेकर आए ना, तो उन्होंने कहा कौन बिगाड़ लेगा हमारा चेहरा दिखाने का अलग होता है, अंदर खाने कुछ और होते हैं। ये क्लियर कर दिया। कम से कम अजीत भारती के लिए ये तो नैतिकता का देंगे कि इस आदमी की वजह से पता लग गया भारतीय जनता पार्टी का चाल, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है। खैर, अब देखिए, बिट्टू शर्मा ने कहा पंजाब पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इसको सिस्टम याद दिलाओ थोड़ा। मैं फिर भी कहता हूं, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, दरअसल इसमें भी गलती अजीत भारती की नहीं है। अजीत भारती को पता है कि क्या करना है, कैसे बोलना है, किनको खुश करना है, कितना खुश करना है, उस आदमी को सब पता है। हाँ, यह बात अलग है कि जब ये सनातन का राग लापते हैं तो मैं इन्हें सनातनी तो कहीं से नहीं मांगता। ये इतने बड़े ढोंगी लोग हैं, इन्हें सनातन का से कोई लेना देना नहीं है, न महिलाओं के सम्मान से लेना देना है, क्योंकि ये आदमी है गालीबाज, ये आदमी बहुत बड़ा गंदगी फैलाने वाला है महिला। और बाकी ये जो चीज करता है, ये आदमी खुद जानता है किसे खुश करने के लिए है, कैसे खुश करने के लिए। खैर, आगे देखिए, अजीत भारती जैसी है, अजीत भारती को पता लगा कि भैया पंजाब पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली। प्रिय पीएमओ इंडिया यानी प्रधानमंत्री के लिए लिखा, नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी टैग किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर करवाई है। इस एफआईआर के इन सारे हैंडलों पर जो भी प्रभाव पड़े, परंतु ये आप याद रखिएगा, इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि सीजीआई पर किसी ने टिप्पणी की भी है तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? क्या मैं पंजाब में हूं? क्या गवाही या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है? या केवल यह है कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? बिल्कुल, यह लास्ट वाला सही बोला अजीत भारती ने। पंजाब पुलिस सरकार के पास पंजाब पुलिस है और दिल्ली में अमित शाह के पास है। अंतर इतना ही है भाई, ठीक है। और सब जानते हैं आप कितने निष्पक्षता की पराकाष्ठा पर बैठे हैं। उन्होंने कहा इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों सवर्णों के नरसंहार की खुली धमकियां दी जा रही हैं। मैं देखिए पहले बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम प्राज्वल गौतम है और मैं धर्म से हिंदू हूं और जाति से ब्राह्मण हूं जी। तो मैं इस आदमी के बारे में बता दूं, जब जब इनके साथ ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो नफरत फैलाते हैं, ये पहले क्या करते हैं, जहां पर देखते हैं पार्टी क्या क्या है, पहले एक है हिंदू एक मुसलमान, तो ये चीखने लगते हैं मुसलमान मुसलमान, हम हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। लेकिन इस वाले मामले में तो नहीं था कोई अनवर खालिद, नहीं था ना। तो क्या किया, क्या कर दिया, दलित सवर्णों को गालियां दी जाती हैं, सवर्णों को ये किया जाता है, सवर्णों को ये किया जाता है। तो भाई किसने मना किया? एफआईआर दर्ज कीजिए। जो गंदगी उगले, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी समुदाय का है, लिखो ना और करवाओ एफआईआर दर्ज। लेकिन वो नहीं करेंगे, हम धमकी देंगे, हम कहेंगे थूक दो, हमला कर दो, तो तुम उत्पाती हो। ये जबरदस्ती चोला मत तोड़ो कि तुम बहुत सनातन प्रेमी हो, तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो या सवर्ण हो ना, इसमें मत उछलो। मैं भी अगर कल किसी के बारे में बोलूंगा तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, इस देश के कानून की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम हिंदू हैं, तब क्या वो हिंदू है, सामने वाला मुसलमान है, अगर वो वैसा है तो मैं तुरंत कह दूंगा मैं तो ब्राह्मण हूं, दलित ने ऐसा ऐसा बोला, देखो गालियां दे रहा था। अरे तुम्हें दे रहा था क्या गाली? तुम्हें नहीं दे रहा था, वो जिसे भी दे रहा था। अगर इतनी नैतिकता थी तो एफआईआर दर्ज करते, लेकिन तुम धमकी देने वाले लोग हो। इसीलिए चलिए अगली खबर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं मार्कंड काटजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को उल्टा ही नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को अदालत में कम बात करनी चाहिए, प्रवचन नहीं देने चाहिए, ये वो कहते नजर आए। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार को लेकर इतनी बेचैन क्यों है बीजेपी, तो जरा इस बयान को जरा सुनिएगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तो ये बड़े ऐलान कर दिया गया और इनके ऐलान पर भरोसा भी क्यों किया जाता, मैं भी खुद खुलकर कह रहा हूं, नेताओं के बयान पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तो उन्होंने 2 वादे किए थे। एक तो इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था और उसे पूरा किया था, जिसमें आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता की बिटिया रानी को भी बिहार में नौकरी मिली थी, जिसका जिक्र उन्होंने कर दिया था, बाद में याद आया तो तेजस्वी यादव की वजह से मिली थी। खैर, दूसरा इन्होंने किया था जातिगत आंकड़े वाला मसला,
कि उसका सर्वे करा, और वो दोनों ही करके दिखा दिया था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागती। वो बात अलग है कि जब तेजस्वी को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम भी ऐसे ही रोजगार देंगे। आज तक रोजगार का अता पता नहीं है, खुद बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हुए हैं। सरकार में भागीदारी, हर युवा को हिस्सेदारी तेजस्वी सरकार देगी, हर परिवार को नौकरी, सरकारी नौकरी। आरजेडी ने लिखा मात्र 20 महीनों में शुरू होगी नौकरियों की बौछार, ये कहना शुरू कर दिया है। आइए एक पूरा उन्होंने बनाया अपना ऐड, जरा सुनिए। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। तो इस बार पलटी मार नहीं, दूरदर्शी मुख्यमंत्री चाहिए। और कौन है वो दूरदर्शी मुख्यमंत्री जिसे बिहार की जनता अव्वल रखे हुए है आज तक पिछले 6 महीने के सर्वे के दौरान?